आज बात करते हैं उसकी जिसकी बात कोई करना नहीं चाहता, जो हमें सबसे ज्यादा रुलाती है, डराती है, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह जिसका सामना सभी को करना ही पड़ता है। विश्व विजेता सिकंदर हो या चंगेज खान जैसे योद्धा, सभी इससे हार गए, क्योंकि ये है मौत। मौत एक अविजित योद्धा। इंसान ने इसे जीतने की असफल कोशिश के बाद इसे भुलाना ही बेहतर समझा। इसका उदाहरण मिलता है महाभारत में, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मृत्यु, क्योंकि हर मनुष्य अपने आसपास कई लोगों को मरते हुए देखता है, उनकी मृत्यु के समाचार सुनता है, लेकिन खुद ये मानने को तैयार नहीं है कि एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी। खेलकूद, मनोरंजन, नाटक, फिल्म और नशीले पदार्थ भी इन सब के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मृत्यु ही है, ताकि इस निश्चित घटना को इंसान भूलता रहे। ये मृत्यु होती क्यों है? हत्या, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, आत्महत्या, ये मौत के बाहरी कारण हैं, लेकिन शरीर भी खुद की ही हत्या करता है। ये है आंतरिक कारण, जिससे होती है सामान्य मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे सामान्य या प्राकृतिक मृत्यु की। मृत्यु के बारे में विज्ञान और आध्यात्म की राय अलग अलग है। पहले बात करते हैं विज्ञान की दृष्टि में मृत्यु क्या है। लेकिन प्राकृतिक मृत्यु को समझने के लिए बुढ़ापे को समझना जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु का कारण बुढ़ापा ही है, या यूं कहें तो बुढ़ापे का चरम बिंदु ही मृत्यु है। तो क्या बुढ़ापे को रोक दिया जाए तो मृत्यु को भी रोका जा सकता है? इसलिए पहले समझते हैं बुढ़ापे को। दुनिया में प्रतिदिन 1.5 लाख लोग बुढ़ापे की मौत का शिकार होते हैं। आखिर ये बुढ़ापा आता ही क्यों है? चलिए इसके लिए अब विज्ञान का रुख करते हैं। विज्ञान न तो आत्मा को मानता है न परमात्मा को। उसका मानना है कि जो कुछ भी है वो शरीर ही है, और ये शरीर बना है कोशिकाओं से, यानी शरीर कुछ और नहीं, असंख्य कोशिकाओं का समूह ही है। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, और ये अंग मिलकर बनता है शरीर। अब मृत्यु को समझने के लिए हम 2 बिंदुओं पर पहुंच गए हैं, बुढ़ापा और कोशिका। शरीर बूढ़ा होता है और इसकी मृत्यु होती है। अब इसका मतलब है शरीर का बुढ़ापा मतलब कोशिकाओं का बुढ़ापा, और शरीर की मौत मतलब कोशिकाओं की मौत। अब हम सही बिंदु पर पहुंच गए। तो कोशिकाएं बूढ़ी क्यों होती है और बूढ़ी होकर मरती क्यों है? पहले बात कोशिकाओं की मृत्यु की। कोशिकाओं की मौत तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हर सेकंड 1 लाख कोशिकाओं की मृत्यु होती है। कोशिकाओं की मौत भी जरूरी है, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें मानसिक तनाव और शरीर के अंदर भी घातक रसायनों का निर्माण करती हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। इन सब के कारण कोशिका और उनके डीएनए क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। इसीलिए प्रकृति कोशिकाओं को बदलती रहती है। 1 लाख कोशिकाएं मरती हैं तो 1 लाख नई कोशिकाएं भी इनके बदले पैदा होती हैं। इस तरह से संतुलन बना रहता है।
लगभग 6 महीने में कोशिकाएं बदल दी जाती हैं और हमें नया शरीर प्राप्त होता है। ताज्जुब की बात यह है कि इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। धन्यवाद देना चाहिए प्रकृति को जो हमारा इतना ध्यान रखती है। कोशिकाओं का बदला जाना वैसा ही है जैसे हम अपने कार के पार्ट्स समय समय पर बदलते हैं। कोशिका कैसे बदली जाती है, ये होता है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से। बुढ़ापा या मृत्यु को समझने के लिए अब कोशिका विभाजन को भी समझना पड़ेगा। मृत्यु को समझने का सफर शुरू हुआ बुढ़ापे से, जो पहुंचा कोशिका पर और अब पहुंच चुका है कोशिका के विभाजन पर। यह विभाजन कैसे होता है? हमारा इतना बड़ा शरीर कोशिका विभाजन की ही देन है। माता पिता के जेनेटिक मटेरियल से हमें नया जेनेटिक मटेरियल प्राप्त होता है जिसे डीएनए कहते हैं, और ये नया डीएनए अपनी कोशिकाओं को विभाजित करके नई 2 कोशिकाएं बनाता है। अब ये 2 कोशिकाएं भी विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती हैं। इस तरह से ये विभाजन सतत जारी रहता है। डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। अब इतनी छोटी सी कोशिका में इतना लंबा डीएनए कैसे समा सकता है? प्रकृति समझदार है। वो इस डीएनए को स्प्रिंग जैसा कंप्रेस कर देती है। इसी आकृति को क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन क्रोमोसोम से ही शुरू होता है। पहले क्रोमोसोम विभाजित होता है और ये विभाजित क्रोमोसोम अपनी नई कोशिकाएं बना लेते हैं। इस तरह नई कोशिका बनती है। फिर समस्या कहां है? अब हम क्रोमोसोम तक पहुंच गए हैं। क्रोमोसोम बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे जूतों की लेस के सिरों पर लोहे का कैप लगाया जाता है ताकि वे खराब ना हो, इसी प्रकार प्रकृति ने क्रोमोसोम के खुले सिरों पर एक कैप लगा दिया है। इसे टेलोमेयर कहते हैं। तो चलते चलते हम टेलोमेयर पर आ पहुंचे। यही सारे राज दफन है। टेलोमेयर ये न केवल क्रोमोसोम की सुरक्षा करता है बल्कि विभाजन भी यहीं से शुरू होता है। ये एक हमारी खोज का महत्वपूर्ण बिंदु है। टेलोमेयर एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। सीधे शब्दों में ये एक स्विच की तरह काम करता है। ये क्रोमोसोम के विभाजन की प्रक्रिया को आरंभ करता है। इसका मतलब है कि टेलोमेयर ना हो तो क्रोमोसोम का विभाजन भी नहीं हो पाएगा। यही बात इसे महान बनाती है। कैसे एक छोटा सा टुकड़ा सभी की जिंदगी बदल रहा है। समस्या भी यहीं से शुरू होती है। समस्या ये है कि हर विभाजन में टेलोमेयर छोटा होता जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। साधारण भाषा में जितना कोशिका विभाजन होगा उतना ये घिसता चला जाएगा और विभाजन रुकता नहीं है। पूरे जीवन काल में कई बार कोशिकाओं का विभाजन होता है और इसी प्रक्रिया से हमारे अंग फिर से नए हो जाते हैं। क्योंकि विभाजन निरंतर चलता रहता है, इसीलिए घिसते घिसते एक वक्त ऐसा आता है जब टेलोमेयर समाप्त हो जाता है। इससे क्रोमोसोम और कोशिका तो नष्ट नहीं होती, लेकिन अब और विभाजन नहीं होगा क्योंकि टेलोमेयर क्रोमोसोम के सिरों पर मौजूद नहीं है। अब कोशिका का विभाजन भी नहीं तो नई कोशिकाएं भी नहीं। अब शरीर को पुरानी कोशिकाओं से ही काम चलाना पड़ेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब पुरानी मॉडल के कार के स्पेयर पार्ट्स बाजार में नहीं मिलते तो पुराने पार्ट्स से ही जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये पार्ट्स और खराब होने लगते हैं और आखिरकार
कार चलना बंद हो जाती है। यही हाल शरीर का भी होता है। नई कोशिकाएं नहीं मिल रही है, पुरानी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। इस कारण शरीर के अंगों की कार्य क्षमता भी कम होती जाती है। ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। चेहरे की झुर्रियां इसका पहला संकेत है, जो बताता है अब नई त्वचा नहीं आएगी। शरीर के ऊपर लक्षण दिखते हैं तो अंदर के अंगों की हालत भी ऐसी ही होती है। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ चुके हैं, इनकी कोशिकाएं बदली नहीं जा रही हैं और एक समय आता है जब शरीर का हर अंग हथियार डालने लगता है। हालात बिगड़ते जाते हैं और इसका अंत होता है एक और मृत्यु से। प्राकृतिक तरीके से टेलोमेयर छोटा होता जाता है, लेकिन इंसान भी कम मेहनत नहीं करता। स्मोकिंग, मानसिक तनाव, जंक फूड, इनके द्वारा हम इसे छोटा करते जाते हैं। हमारी मेहनत रंग लाती है और हम समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। सवाल उठता है, प्रकृति ने इस टेलोमेयर की लंबाई बनाए रखने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? जी नहीं, व्यवस्था है, और वो है एक एंजाइम टेलोमेयर्स। ये एंजाइम टेलोमेयर की लंबाई को कम होने नहीं देता। जब टेलोमेयर की लंबाई कम होती है तो ये एंजाइम खुद वहां जाकर बैठ जाता है और टेलोमेयर की लंबाई बनी रहती है। लेकिन ये एंजाइम केवल भ्रूण में ही सक्रिय होता है, क्योंकि वहां तेजी से शरीर का निर्माण करना होता है। इसके लिए कोशिका विभाजन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ये एंजाइम टेलोमेयर का रूप धारण करके छोटे होते टेलोमेयर की लंबाई कायम रखता है और कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं और शरीर के अंग तेजी से बनने लगते हैं। लेकिन जब जन्म होता है तो ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। ये एंजाइम यदि सक्रिय हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, इसके सक्रिय होने पर एक खतरा है और वो खतरा है कैंसर का। कैंसर का मतलब ही है बहुत ज्यादा कोशिकाएं। कैंसर की कोशिकाओं में ये एंजाइम टेलोमेयर्स सक्रिय रहता है और उनमें बड़ी तेजी से विभाजन होकर और भी नई कोशिकाएं बनती हैं, जो इकट्ठा होकर एक ट्यूमर बनाती है। यही कैंसर है। अब जोखिम दोनों स्थितियों में है। एक तरफ बुढ़ापे की समस्या तो दूसरी तरफ कैंसर का जोखिम। यदि वैज्ञानिक इन दोनों में संतुलन स्थापित कर ले तो बात बन सकती है, लेकिन ये एक बहुत जटिल समस्या है। यदि कैंसर की समस्या को दूर कर लिया जाए तो क्या बुढ़ापा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? और क्या जीवन भी अनवरत चलता रहेगा? आपको जानकर निराशा होगी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विभाजन द्वारा पैदा होने वाली नई कोशिकाएं अपनी पुरानी कोशिका का ही प्रतिरूप होती है। इन कोशिकाओं की विकृति अवस्था इन नई कोशिकाओं को भी इनसे विरासत में प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता तो 6 महीने में जब हमारा शरीर पूरा बदल जाता है तो सारी विकृतियां भी नई कोशिकाओं के साथ समाप्त हो जाती। लेकिन सारी विकृतियां नई कोशिकाओं में भी जारी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी 52 वर्ष के व्यक्ति की कोशिकाएं विभाजन के द्वारा बदली जाती हैं तो नई कोशिका शिशुपन की अवस्था वाली नहीं होगी। ये वैसी ही होगी जैसे 52 वर्ष के व्यक्ति की होनी चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है। इस कारण बुढ़ापा आगे तो बढ़ाया जा सकता है, पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। आयु बढ़ाई तो जा सकती है, पर मौत टाली नहीं जा सकती। इसका सीधा सा अर्थ है
मौत का साम्राज्य कायम रहेगा। लेकिन विज्ञान भी हार नहीं मान रहा है। उसकी खोज निरंतर जारी है। जीन्स को ही बदलने की बात हो रही है जिससे टीलोमेरेज को सक्रिय किया जाए, लेकिन कैंसर से भी बचा जाए। इसके अलावा एक ऐसे मानव शरीर की कल्पना हो रही है जिसमें कुछ अंग प्राकृतिक हो और कुछ यांत्रिक। इसे साइबॉर्ग कहा जाता है। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी है। विज्ञान जितनी उन्नति करता है, समस्या भी उतनी ही जटिल होती जाती है। जैसे दिमाग के न्यूरॉन सेल्स, ये भी एक जटिल विषय है। ये है मृत्यु के विषय में विज्ञान की धारणा। अब बात आध्यात्म की, जिसकी चर्चा अगले अंक में होगी। यहां सिर्फ एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। आध्यात्म मृत्यु को तो मानता ही नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि तू न रहा हो और मैं न रहा हूं, और भविष्य में भी तू भी रहेगा और मैं भी रहूंगा। ये श्लोक बताता है, यदि सदैव अस्तित्व बना रहता है तो फिर हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, वो क्या है? फिर मौत किसकी हो रही है? अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले अंक में। इस अंक को देखने के लिए धन्यवाद।